नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित हॉस्टल कांड, और अभी हॉस्टल कांड को कहें जो मीडिया में अभी भी जगह मिली हुई है। वैसे मैंने कल तो छोड़ दिया था, लेकिन मैंने देखा समाचार पत्रों में अपने मित्र को, भाई को, बंधु को जो हॉस्टल कांड को लेकर के कुछ खबरें चल रही हैं। और ये पहली सीबीआई की ऐसी खबर है जिसमें सीबीआई के साथ पैरेलल मीडिया भी चल रही है, क्योंकि ये वैसे इलाकों की खबर है जहां पर लोग काफ़ी कहें जो जागरूक हैं। वो जैसे ही सीबीआई की धमक होती है, लोग वहाँ मतलब कहें मतलब तुरंत चौंक जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। जो आखिर ये लोग क्यों आए हैं, किसके साथ बातचीत करने आए हैं। तो ऐसे लेकर के सीबीआई की टीम उस छात्रा के गांव भी गई। छात्रा के गांव जाने के बाद छात्रा के गांव भी गई। छात्रा के गांव में जाके छात्रा के भाई से उसका मोबाइल मांगी। जब उस दिन मोबाइल नहीं मिला, मोबाइल टूटे, छात्रा के भाई ने कहा जो उसका मोबाइल टूट गया है, पिता ने भी कहा टूट गया है। तब दूसरे दिन जब मोबाइल नहीं मिला तो सीबीआई की टीम गई, तो सीबीआई की टीम ने एक पान दुकान से वो मोबाइल बरामद किया। ये भी एक मिस्ट्री है, जो आखिर छात्रा के भाई का मोबाइल पान दुकान से कैसे मिला। पान दुकान वाले ने कहा जो एक कोई व्यक्ति आके दे गया, कहा जो कोई मांगने आएगा ये मोबाइल तो उसको दे देना। तो मिस्ट्री पर मिस्ट्री। उसके बाद उसके मामा, छात्रा के मामा के गांव गई पुलिस। छात्रा के मामा के गांव गई, वहाँ भी छात्रा के मामा का मोबाइल मांगा गया, लेकिन छात्रा के मामा ने मोबाइल नहीं दिया। उसके बाद छात्रा के उस मामा के भाई के गांव गई, जो महाबोधि कालचक्र के पास है, कालचक्र के शहर में है। तो वैसी स्थिति में वहाँ भी वो मोबाइल मांगने गई। तो आखिर मोबाइल मिस्ट्री क्या है सीबीआई के लिए? मोबाइल मिस्ट्री केवल सीबीआई मोबाइल ढूंढ रही है। अब मोबाइल के माध्यम से वो सीबीआई कुछ जानना चाहती है, पहुंचना चाहती है। सीबीआई के तर्क यही है जो आखिर 26 दिसंबर की कहें जो 3 बजे, रात्रि भी कह लें या सुबह कह लें, क्या फ़ोन गया था छात्रा के तरफ से परिवार को, क्या बात हुई थी, किस तरह की परेशानी थी, छात्रा ने क्या फ़ोन किया। जो 27 तारीख को घर के लोग, सभी लोग भाड़े पे आनन फानन में स्कॉर्पियो ठीक करते हैं और पटना आते हैं और उस छात्रा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। आखिर फिर उसके बाद 5 तारीख को छात्रा को क्या होता है, जो वो भागते हुए आती है, ट्रेन पकड़ती है। फिर अगले स्टेशन पे उसके पिताजी उसको मिलते हैं, खाने का सामान कुछ देते हैं, एक गठरी में कुछ मछली देते हैं, और उसको लेकर के वो पटना आती है। पटना हॉस्टल में वो अपने आप को कैद कर लेती है, पैक कर लेती है। न वो खाना खाती है 5 तारीख को, और 6 तारीख को भी वो सुबह नहीं निकलती है। तब अंतिम में दोपहर के बाद, जब नहीं निकलने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना दरवाज़ा तोड़ा जाता है और उसके बाद उसको अस्पताल के बगल के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पूरा घटनाक्रम लगभग, और उसका 6 जनवरी को ही वो एक सहज सर्जरी में वहाँ जाती है। वहाँ 2 घंटे लगभग रहने के बाद 6 को ही वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी जाती है। लगभग 7:45 बजे का टाइम है। 6 से 8 जनवरी तक प्रभात में इलाज चलता है। 9 जनवरी को मेदांता में, 11 जनवरी को उसकी मौत हो जाती है। 12 को छात्रा का पोस्टमार्टम होता है। 12 को ही अस्पताल के बाहर परिजन ने हंगामा किया और कारगिल चौक 13 को कारगिल चौक जाम किया, जहां पर 6 नेम्ड और 150 अज्ञात पर केस होता है। 13 जनवरी को कहे जो वहां गर्ल्स हॉस्टल पे पथराव तोड़फोड़। 15 को पुलिस ने कहा सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। 16 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि होती है, जो इसमें कहा गया जो सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब पोस्टमार्टम में इस तरह का वेग शब्द यूज किया गया जो आधे पे रोका है, ना आधा गिलास खाली है, आधा भरा हुआ है। उस स्थिति में फिर 16 जनवरी को उस बिहार के गृह मंत्री ने संज्ञान लिया और डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ, जिसकी मॉनिटरिंग कहा गया जो पटना के आईजी करेंगे। 16 जनवरी को पिता, मामा, मेरे भाई से पहली बार एसआईटी ने पूछताछ की। 17 जनवरी को एडीजी कमजोर वर्ग डॉक्टर अमित कुमार जैन प्लेस ऑफ ऑकरेंस का विजिट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर वो कुछ कमरे से कुछ कॉपी, डायरी, कपड़ा को वो वहाँ पे जब्त करते हैं। और उसके बाद जो कहें जो 18 जनवरी को एसआईटी की टीम जहाँ मतलब उस लड़की के शहर जाती है, गांव जाती है, फिर उसके परिजन से पूछताछ होती है। 24 जनवरी को फॉरेंसिक टीम एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपती है। 24 जनवरी को ही फॉरेंसिक
रिपोर्ट में रेप की पुष्टि, मतलब उस लड़की के आंतरिक वस्त्र पर शुक्राणु पाए जाने की बात एफएसएल की रिपोर्ट में आती है। उसके बाद 25 तारीख को जांच में सीआईडी की एंट्री होती है और 26 से लेके 27 तारीख तक में 2 दिन में लगभग 25 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन किसी का भी सैंपल उस शुक्राणु से मैच नहीं करता है। उसके बाद 27 तारीख को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जाते हैं, वो भी पार्टी से मतलब अधिकृत स्वीकृति मिलने के बाद और पार्टी के अंदर चर्चा करने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उस छात्रा के गांव जाते हैं और छात्रा के परिजन से मिलते हैं। इसको लेकर के भी काफ़ी आक्रोश भी देखा गया। 30 जनवरी को छात्रा के परिजन को डीजीपी अपने आवास में बुलाते हैं, तो आखिर उनको समझाने के लिए पूरा मामला क्या है। लेकिन उस समय जिस तरह से छात्रा के परिजनों का आक्रोश था, तो उसी दिन सरकार ने निर्णय ले लिया कि जब छात्रा के परिजन को पुलिस की कार्यशैली पर विश्वास ही नहीं है, तो पुलिस को यह मामला सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए। 31 जनवरी को सीएम ने मामले में सीबीआई जांच की मांग को राज्यपाल की अनुशंसा की और पुलिस के सहयोग करने को कहा। और 4 फरवरी को पटना पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो सबके समझ से परे है, जो आखिर पटना पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है। जब आपने सीबीआई की अनुशंसा कर दी, तो आप अपनी बात, आपने क्या जांच की, उसको बताने के लिए पटना पुलिस बहुत ही नाटकीय अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। 4 लोगों को बैठाया जाता है, जो नहीं कहते ज्यूरी पैनल, आईजी, सीनियर एसपी, सिटी एसपी ईस्ट और डीएसपी सचिवालय जो IUSIT की थी। चारों ने जिस मुद्दे पर जांच की, जैसे जैसे किया, उस मुद्दे को पत्रकारों को समझाया जाता है, लेकिन वो चीज़ें पत्रकारों को इस तरह परोसी गई जैसे लगा जो पत्रकारों के लिए नया है, जबकि वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में पहले से थी। लेकिन यही था जो वो सारी चीज़ें अनऑफिशियल थी। ऑफिशियल वर्सन जब सब कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद आया, जबकि ये वर्सन, ऑफिशियल वर्सन सीबीआई अनुशंसा से पहले अगर आती तो शायद हो सकता है जो बात जितनी बिगड़ रही थी उतनी बिगड़ती नहीं। उसके बाद 12 फरवरी को सीबीआई एक तरह से कहें जो इस मामले को टेक ओवर करती है और आज 20 तारीख है। 20 तारीख तक सीबीआई केवल मोबाइल ढूंढ रही है। मामा से और भाई से पूछताछ की है, सभी का मोबाइल ढूंढ रही है। और सीबीआई की थ्योरी है जो पहले परिवार के लोग जो कुछ छुपा रहे हैं, जो आखिर सच बताएं, आखिर क्या बात था जो लड़की ने पटना से फ़ोन किया और क्या था जो घर से वो भागी। अगर लड़की के लिए सबसे सेफ़ जगह, अगर पुलिस की थ्योरी माने तो लड़की के लिए सेफ़ जगह था हॉस्टल, इसीलिए वो घर से भागकर हॉस्टल आई थी, न कि उसका घर अगर सेफ़ जगह रहता तो जिस तरह से घर के लोग उसे ले गए थे स्कॉर्पियो में, वो वहाँ रहती, भागती नहीं। इसलिए लड़की के लिए सेफ़ जगह हॉस्टल था। आज भी पुलिस और सीबीआई के लोग भी ये मान रहे हैं कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो उसके गांव, उसके शहर में हुआ है, न कि पटना और पटना के हॉस्टल में। अब ये दक्ष प्रश्न ये है जो आखिर हॉस्टल संचालक और संचालिका ने पुलिस को क्यों ऑफ़र दिया पैसे का, जैसे कि बात सामने आ रही है। ये बात सीबीआई ने छात्रा के मामा से पूछा, जो आखिर संचालिका ने किस तरह का ऑफ़र दिया था, पैसे का क्यों दिया था। तो उस पर एक तरह का कहना है उन लोगों का, जो हॉस्टल संचालक का यह कहना है जो वो हॉस्टल काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी छात्राएं उसमें रह रही है और हॉस्टल की बदनामी ना हो जाए, इस कारण से पैसे का ऑफ़र दिया गया। अब सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है। सीबीआई को इस मामले में कुछ घरेलू, अभी जो 2 दिन जो पर्चा फेंका गया और पर्चा फेंका गया जिसमें धमकी भरा है, बेटी तो मरी, बेटा भी हाथ से जाएगा। तो वैसी स्थिति में पुलिस को भी ये अनुमान है जो आसपास के लोग ही जो हैं, जो अभी ज़्यादा दूर का नहीं, मतलब 50 से 100 मीटर के रेडियस के लोग ही जो हैं वो किचन के माध्यम से, किचन की खिड़की के माध्यम से वो पर्चा फेंक रहे हैं, जिसकी भी पुलिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उसकी जांच करवा रही है और उस पूरे इलाके के लोगों का हैंडराइटिंग लेकर उसकी जांच कर रही है। तो आखिर मोबाइल के फेर में, अभी मोबाइल के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, क्योंकि मोबाइल पहले टूटा हुआ कहा गया, फिर बरामद हुआ, फिर मामा मोबाइल नहीं दे रहे हैं। मामा के मोबाइल लेने के लिए पुलिस गई है वहाँ मोक्ष नगरी में, उससे पूछताछ मामा के भाई से हो रही है। तो अभी कई तरह का पेच परिवार के अंदर ही सीबीआई को देखने को मिलेगा और देखते हैं, क्योंकि सीबीआई
इस बार इस केस में लगातार उनके साथ लोग और मीडिया भी चल रही है। शायद ये नवरुणा के बाद पहला ऐसा है जिसमें, नवरुणा में तो ऐसा होता था, जो नवरुणा की खोजबीन में और उसकी तलाशी में उसके डेड बॉडी और स्केलेटन की बरामदगी के लिए जब सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर पहुंचती थी तब लोगों को जानकारी होती थी। उसमें भी बिहार कैडर के ही एक सब इंस्पेक्टर 94 बैच के आरपी पांडे थे, जो बाद में बिहार पुलिस की नौकरी छोड़ के वो सीबीआई में चले गए और सीबीआई ने उन्हें नवरुणा केस का इंचार्ज बनाया था और वही लीड करते थे। आखिरकार नवरुणा केस भी अभी भी अंधेरे में है और देखना है इस नीट छात्रा वाला मामला सीबीआई कहाँ तक कैसे सॉल्व कर पाती है। दर्शकों, हमको और आपको दोनों को इंतज़ार रहेगा। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।